हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान में पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे। पादप जगत अर्थात इसे दो भागों में बांटा गया है, एक अपुष्पी और दूसरा पुष्पी। अपुष्पी और पुष्पी मतलब हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्प का निर्माण करते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्प का निर्माण नहीं करते। तो अपुष्पी पौधों की अगर बात करूं तो अक्सर हमें पूछा जाए कि अपुष्पी पौधे कौन से, तो हमें नाम याद नहीं रहता, परंतु पुष्पी पौधों का नाम याद रहता है। तो अपुष्पी पौधों की अगर मैं बात करूं तो इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा जो होता है वो टेरिडोफाइटा होता है। तो इस तरीके से अपुष्पी को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखिए, पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये क्रिप्टोगैमिस कहलाते हैं, ये अपुष्पी होते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं फिनोगेमी या फिनोगेमी जिसे कहते हैं, ये अनावृत्ति और आवृत्ति बीजी दो भागों में बांटा गया है। तो अब पहला मैं बात करूं थैलॉइड संरचना की, तो थैलॉइड मतलब होती क्या है? थैलॉइड कहने का अर्थ होता है एक सुकायवत संरचना। ये हमारी किस में आता है? अपुष्पी में आता है। मतलब कहने का अर्थ मेरा यही होता है कि थैलॉइड एक सुकायवत पाइप जैसे संरचना रहती है। जैसे पाइप को देखते हैं, वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती। मतलब ना ही उसके जड़ होते हैं, ना ही उसके तने होते हैं और ना ही उसकी पत्तियां रहती है। ये तीनों भागों में विभेदित नहीं होते, नहीं बटे रहते हैं। परंतु इसमें सबसे अच्छी विशेषता ये रहती है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत सबसे पहले जब लिया गया था तो कवक, शैवाल और लाइकेन तीनों को लिया गया था, क्योंकि तीनों की थैलॉइड संरचना होती है, इसलिए तीनों को लिया गया था। परंतु बाद में कवक और लाइकेन को इन दोनों से हटा दिया गया। बल्कि वर्तमान समय में हम कह सकते हैं थैलोफाइटा में सिर्फ शैवाल शामिल है। अब अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में हम तीन चीज़ें मुख्यतः देखते हैं: क्लोरेला, लेमिनेरिया और उल्वा। क्लोरेला जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इसे अंतरिक्ष यानों में उगाया जाता है ताकि वहाँ पर इसे भोजन के रूप में उपयोग किया जा सके और उन्हें प्रोटीन प्राप्त हो। दूसरा लिमिनेरिया। लिमिनेरिया टिंचर आयोडीन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये किसका होता है? लिमिनेरिया का होता है। इस तरीके से। और तीसरा चीज़ जो होता है वो होता है उल्वा। उल्वा का उपयोग भी हम किसके लिए करते हैं? सलाद के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये उल्वा अक्सर सलाद के रूप में कौन से थैलोफाइटा का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए आप किसका उपयोग करते हैं? हम उल्वा का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है, याद रखिए। क्या? थैलोफाइटा। अब मैं अगर बात करूं लाइकेन की, तो लाइकेन सिंपल सी बात है, कवक और शैवाल के साथ सहजीविता में होता है। मतलब लाइकेन कहने का अर्थ होता है कि शैवाल और कवक एक साथ होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है, अर्थात इसमें लाइकेन में कवक और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, जबकि कवक जो है वो क्या करता है? वो जमीन से उन्हें क्या, जल और लवण अवशोषित करके देता है और इस तरीके से दोनों जीवन यापन करते हैं। परंतु इसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है कि इसमें जड़ें नहीं होती। जड़ें अक्सर लाइकेन में मैंने चित्र में दिखाया था कि नहीं होता। याद रखिए, लाइकेन एक वायु प्रदूषक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रदूषण क्षेत्रों की जानकारी लाइकेन की संख्या के आधार पर भी किया जा सकता है कि कम है या अधिक, अर्थात एक प्रदूषण सूचक के रूप में भी लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार लाइकेन की विशेषता की बात करें तो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। दूसरा, जड़ें नहीं पाई जाती। तीसरा, इससे लिटमस पत्र बनाया जाता है, अर्थात किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। 10th में हमने पढ़ा था कि लिटमस पत्र किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। दूसरा चीज़ जो आता है वो आता है ब्रायोफाइटा।
अब ब्रायोफाइटा होती क्या है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, इस समूह में वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, मतलब इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम उभयचर। याद रखिए, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इनके संवहन ऊतक नहीं होते। संवहन ऊतक मतलब वस्कुलर बंडल जैसी संरचना जो अवशोषित करता है जल को, ऐसी संरचनाएं इसमें नहीं पाई जाती। साथ ही साथ अगर कहने का अर्थ होता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, मॉसेस, हॉर्नवट और लिवरवट। ये 3 भागों में बटा होता है। इनके उदाहरण की बात करूं तो रिक्सिकिया और स्फिगेनम, ये इसके उदाहरण होते हैं किसके? ब्रायोफाइटा के। रिक्सिया साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है, लाइकेन के समान है परंतु थायलॉइड संरचना में है। दूसरा स्फिगेनम है, स्फिगेनम भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट चित्र में छोटे छोटे भागों में, और भार में लगभग यहाँ 20 गुना पानी सोख सकता है अपने भार की अपेक्षा। ये स्फिगेनम का, इसके पत्तियों को अगर हम दबाते हैं तो उसके अंदर जल ही प्राप्त होता है में अधिक मात्रा में। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता रहती है। इसका उपयोग कई जगहों पर औषधि के रूप में भी किया जाता है, और इसके अलावा इसे और किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा टेरिडोफाइटा की, तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जा रहा था परंतु इसमें पाया जाता है, पर पूर्ण विकसित नहीं होती है। पाया तो जाता है परंतु पूर्ण विकसित नहीं होती, अपूर्ण विकसित होते हैं। दूसरा, इसमें जाइलम वेशल्स और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती। देखिए, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं परंतु इसमें जाइलम के वेसल्स जिसे कहते हैं संरचना के भाग को गोल, वो नहीं पाया जाता, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो कहने का अर्थ होता है कि ये दोनों नहीं पाए जाते परंतु जाइलम और फ्लोएम की संरचना इसमें पाई जाती है। तीसरी, ये जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। चौथा, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं दिखाई देती परंतु कैम्बियम अनुपस्थित होता है। देखिए, याद रखिए, कोई पौधे तने का निर्माण करते हैं और कोई पौधे तने का निर्माण नहीं करते। ठीक है, तना बनता है परंतु वो पेड़ में परिवर्तित नहीं होता। तो इसका कारण यही है, एक बीजपत्री जैसे धान को देखते हैं, गेहूं को देखते हैं, इसका तना विकसित नहीं होता क्योंकि उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उसमें एक वस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता। तो ये टेरिडोफाइटा में भी नहीं होता, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती क्योंकि उसमें कैम्बियम अनुपस्थित रहता है। ये इसके उदाहरण होते हैं। प्लांट किंगडम के सरीसृप के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। उभयचर टेरिडोफाइटा के भाग वाले में कहते हैं इसे। और इनका अगर उदाहरण की बात करूं तो ये लाइकोपोडियम और एक्विसेटम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे कि देखो, फंड छोटे छोटे भाग जैसे बन रहे, वो लाइकोपोडियम है। दूसरे चित्र की बात करूं, अब आता है जिम्नोस्पर्म। मतलब कहने का अर्थ होता है कि इन्हें किस तरीके से बांटा गया है। तो नग्न बीज, मतलब कहने का अर्थ होता है ऐसे बीज जिसके चारों ओर कोई आवरण नहीं हो, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो बीजों के बाहर परत नहीं पाई जाती। दूसरा, संवहन ऊतक जो रहता है इसमें पूर्ण विकसित रहता है। अंडाशय नहीं पाया जाता, याद रखिए, अंडाशय विकसित नहीं होता इनमें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो सिकोय, साइकस या पाइनस ऐसे हैं जो इसके उदाहरणों में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं इसकी संरचना, जैसे सिकोय दिखाई दे रहा है, ये संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है, द ग्रेट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। औसत ऊंचाई लगभग 120 मीटर की होती है। ये इसे इस नाम से जाना जाता है, सिकोया को, जैसे कि चित्र में दिखाई आपको दे रहा है। और अगर मैं बात करूं दूसरा, साइकस और किसकी, और पाइनस की, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साइकस जो जनन क्षमता के लिए जाना जाता है मुख्यतः, और ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। हमारे स्कूलों में है ये साइकस। ठीक है, इसके बीजान से साबूदाना बनाया जाता है। याद रखिए, साबूदाना बनाने के लिए इसके बीजान का उपयोग किया जाता है। नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इसमें अलग अलग दोनों निर्माण करते हैं। इसमें किसमें? साइकस में। ये साइकस की संरचना होती है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है बीजांड की संरचना दिख रहा है, मतलब ये किसको, मुंडक जो संरचना बन रही है उसे ही फीमेल कहते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है कौन सा?
पाइनस। पाइनस की जो संरचना होती है वो भिन्न होती है और सबसे ज़्यादा परागकण इसी में पाया जाता है। किसमें? पाइनस में पाया जाता है। उसके एक एक बीजांड में बहुत सारे बीजांड कुंड जिसे कहते हैं, उसमें परागकण भरे होते हैं, पराग आवरण से घिरा जो रहता है। तो इस प्रकार से ये जिम्नोस्पर्म होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म अर्थात अनावृत्ति बीजी की, तो अनावृत्ति बीज कहने का अर्थ, आवृत्ति बीजी कहने का अर्थ होता है कि एंजियोस्पर्म बीज के चारों ओर क्या पाई जाएगी? परत पाई जाएगी। संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होगा। अंडाशय भी इनमें क्या होगा? पाया जाएगा। और इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री जैसे धान गेहूं कहते हैं, द्विबीजपत्री जैसे हम कहते हैं चना, मटर, दलहन, ये सब जो आते हैं वो द्विबीजपत्री में आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या रहता है? विभेदित होता है। ये दोनों भागों में बांटा रहता है। अब अगर मैं स्पष्ट रूप से अगर बात करूं तो अक्षरधान को देखते हैं, वो एक बीजपत्री रहता है। जैसे कि गेहूं, चावल, केला, घास, बाज, प्याज, लहसुन, ये मोनोस्कोटिक मतलब एक बीजपत्री रहते हैं। ठीक है। और दूसरा अगर डाइकॉट की बात करूं यानी द्विबीजपत्री, सरसों, संतरा, आम, नींबू, ये सब जो ऐसे आते हैं तो द्विबीजपत्री में आते हैं। द्विबीजपत्री रहते हैं, छोटे पत्ते रहेंगे, विकसित संरचना रहेगी, पंखुड़ियाँ रहेंगी 5, शाखा युक्त जड़ें पाई जाएगी। जबकि एक बीजपत्री में जड़ें कैसे रहेगी देख लीजिए, रेशेदार रहती हैं और फूल की पंखुड़ियाँ 3 होती हैं और इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। साथ ही साथ लंबे पत्ते होते हैं जैसे धान में होते हैं। और एक बीजपत्री, ठीक, एक बीजपत्री में एक ही बीज रहता है जैसे धान का रहता है, परंतु मटर को निकाले या नींबू को निकाले तो 2 भागों में बट जाता है वो। तो इस तरीके से ये भागों में परिवर्तित रहता है और इसी की संरचना के अनुसार से हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बीजपत्री में जो पत्र होता है, ठीक है, वो एक ही भाग का बना होता है, जबकि इसमें 2 भागों का। इसकी पंखुड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये 3 पंखुड़ियां बनाती है, जबकि द्विबीजपत्री की बात करूं तो वो 5 पंखुड़ियों में विभेदित हो जाता है। और सबसे अच्छी विशेषता की अगर ये बात करूं तो इसकी जड़ें बताती है वो चीज़। जड़ें में हम देखते हैं साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि जड़ एक बीजपत्री में है वो रेशेदार हैं, जबकि द्विबीजपत्री में है वो कैसे हैं? वो थोड़े से क्या हैं? विभेदित है, शाखा युक्त है। तो इस प्रकार ये 2 लक्षण हुए। तीसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं, संवहन ऊतक। देखो, संवहन ऊतक जो है मोनोस्कॉट में बिखरे हुए हैं, जबकि डाइकॉट में कैसा है? डाइकॉट में इस एकदम क्या है? स्थितिक और सामंजस्य स्थापित करते हुए क्रमबद्ध तरीके से। ये तने को जब काट कर देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है कि एक में संवहन मंडल बिखरे हुए रहते हैं और एक में संयुक्त स्थित रहते हैं। तो इनकी स्थितियों के आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा आज? पादप जगत वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और साथ ही साथ क्या पढ़ा हमने? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। फिर हमने पढ़ा इसमें एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ा? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।